छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बस्तर के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में काकतीय वंश की शुरुआत की थी और पिछले वीडियो में काकतीय वंश के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि काकतीय वंश कहाँ से आए थे बस्तर में। साथ ही साथ बस्तर के जो काकतीय वंश है उसमें राजाओं की सूची भी मैंने आपको बता दी थी। कुल 25 राजाओं की सूची हमने देख रखी थी। आज के वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं बस्तर के काकतीय वंश के अंतर्गत जो विभिन्न राजाओं की सूची हमने देखी थी उनके संबंध में या उनके शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काकतीय वंश का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो काकतीय वंश भाग 2 मैंने लिख लिया है। अब जैसा कि हमने ये सारे राजाओं की सूची पहले ही देख रखी थी, मैंने कहा था आपको राजाओं की सूची याद करना है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है उनके शासनकाल के साथ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण घटना और जैसे कि मैंने बताया था जनजातीय आंदोलन भी हमको देखने को मिलेंगे अब बहुत सारे। तो इस कारण प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि यह जनजातीय आंदोलन कौन से समय में हुआ था, मतलब समय पूछ लिया जाता है, वर्ष पूछ लिया जाता है, और साथ ही साथ किस राजा के शासनकाल में हुआ था यह भी पूछ लिया जाता है, और नेतृत्वकर्ता के साथ में। तो इस तरीके से हमको राजा का नाम, उनके शासन का समय याद करना है। सूची मैंने पहले ही दे रखी थी, ठीक है। अब जो भी राजा आएंगे, जितकी भी सूची हमने देखी थी, उनके शासनकाल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हुई है, वो सारी बातों की चर्चा आज से हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले शासक के तौर पे, राजा के तौर पे हमने देखा था काकतीय वंश के अन्नमदेव को, ठीक है। अन्नमदेव को हम कह रहे हैं बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक, ठीक है। बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक, ठीक है। क्योंकि काकतीय वंश के तौर पे हमने वारंगल से शुरुआत की थी, तो अगर प्रश्न आएगा कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, और उसमें जैसा कि मैंने बताया था अगर वारंगल वाले राजाओं का नाम हुआ तो आंसर वारंगल वाले राजा का नाम होगा, जो भी सबसे शुरू राजा हमने देखा था, शुरू में जो राजा देखा था। लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना किसने की थी तो आंसर आएगा अन्नमदेव। क्लियर है। इनका शासनकाल हमने देखा था 1324 से 1369। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बस्तर में जो भी शासन करने वाले राजा थे, यही सारे राजा, इनको एक अभिलेख में काकतीय कहा गया है। इसी कारण इन सब राजाओं को काकतीय वंश के राजा कहा जा रहा है बस्तर के संदर्भ में। लेकिन इनका ओरिजिन जब हमने देखा था तो इनका ओरिजिन हमको चालुक्य शासक से भी दिख रहा था, ठीक है, कि यह चालुक्य नरेश के कहना चाहिए कि वंशज थे, ठीक है। लेकिन दंतेवाड़ा अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है कि बस्तर क्षेत्र में शासन करने वाले राजा काकतीय थे, और साथ ही साथ अन्नमदेव का भी वर्णन इस दंतेवाड़ा अभिलेख में है। एकदम क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काकतीय राजाओं की जानकारी दंतेवाड़ा अभिलेख में। आगे बढ़े। राजधानी इन्होंने क्या कर दी? मंधोता, ठीक। बहुत बार राजधानी परिवर्तन हुई है बस्तर वाले ही क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो संस्थापक थे उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? मंधोता। अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि 3 बार राजधानी परिवर्तन होगा। पहली राजधानी है मंधोता। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अन्नमदेव को भतरी हल्बी लोकगीत में चालकी वंश का राजा कहा गया है, ठीक है। किसको? अन्नमदेव को चालकी वंश राजा कहा गया है। किसमें? हल्बी भतरी लोकगीत में कहा गया है अन्नमदेव को चालकी वंश राजा। मतलब ये बोलचाल में चालकी क्या है? चालुक्य। चालुक्य को चालकी कह दिया गया और वंश को वंश, तो चालकी वंश राजा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये जो थे, ठीक, चालुक्य वंश के वंशज थे, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, पिछले वीडियो में देखिएगा। तो एक तरीके से ये भी हमने देखा था कि जो काकतीय है बस्तर के, वो मूलतः क्या थे? चालुक्य थे। तो कई बार प्रश्न आपको काकतीय ना देकर चालुक्य भी पूछ देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में। बात समझ में आई क्या? घुमाने के लिए पूछ सकता है। अब अन्नमदेव के संबंध में एक बात याद रखना है कि ग्राम तराला में उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, महत्वपूर्ण, दंतेवाड़ा में ही ग्राम तराला में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। कौन से नदी के तट पर? डंकिनी शंखिनी नदी के तट पर। डंकिनी शंखिनी नदी के तट पर इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। ग्राम का नाम था तराला। इतनी बातें क्लियर है अन्नमदेव के संबंध में, ठीक है। आगे बढ़े।
दूसरे शासक के तौर पे हमने देखा था नाम हमीर देव, 1369 से 1410, उसके जस्ट बाद ही। अब इस हमीर देव के संबंध में ये बात याद रखना है कि उड़ीसा का जो इतिहास है उड़ीसा का जो इतिहास है उसमें भी हमीर देव की जानकारी मिलती है। उड़ीसा के इतिहास में भी हमीर देव की जानकारी मिलती है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि काकतीय वंश के कौन से राजा थे जिनका वर्णन उड़ीसा के इतिहास में भी मिलता है, बन सकता है प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है। 1369 से 1410। तीसरे राजा काकतीय वंश के जो बस्तर में थे वो थे भैरव देव, ठीक है, भैरव देव, 1410 से 1468। अब इनके संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हाँ इनके पत्नी के संबंध में विशेष बात है, और इनकी पत्नी का नाम था मेघावती, ठीक है, मेघावती, जिनके नाम पर बस्तर में आज भी मेघा साड़ी प्रसिद्ध है, मेघा साड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। मेघावती किसकी पत्नी? भैरव देव की, और मेघावती के नाम पर ही मेघा साड़ी आज भी बस्तर में प्रसिद्ध है। क्लियर, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। चौथे राजा काकतीय वंश के पुरुषोत्तम देव, 1468 से 1534 ईस्वी, ठीक है। राजधानी इन्होंने परिवर्तित कर दी। अब देखिए, मंदोता से बस्तर में राजधानी इन्होंने परिवर्तित कर दी, ठीक, मतलब क्या राजधानी बना ली अपनी? बस्तर, मंदोता से बस्तर, ठीक है। अब इनके संबंध में एक बोलना चाहिए कि इंसिडेंट्स है, और वो ये है कि ये पेट के बल सरकते हुए उड़ीसा पहुंचे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। फिर जब ये जगन्नाथ से वापस लौट रहे थे तो उड़ीसा के जो राजा थे उस समय, उन्होंने इनको रथ प्रदान किया, 16 चक्के वाला, 16 पहियों वाला रथ प्रदान किया। और रथ प्रदान करने के बाद इनको उड़ीसा के शासक ने रथपति की उपाधि प्रदान की, ठीक है, रथपति की उपाधि प्रदान की। पहले तो उड़ीसा के शासक ने ही इनको 16 पहिए वाला रथ प्रदान किया, और रथ प्रदान करने के बाद पुरुषोत्तम देव को उड़ीसा के शासक ने रथपति की उपाधि प्रदान की। क्लियर है? तो प्राप्त उपाधि लिखा हुआ है यहाँ पर। अब चूंकि ये रथ से आ रहे थे बस्तर, ठीक है, तो इस प्रकार बस्तर में जैसे ही ये प्रवेश किए रथ से, लोगों ने इनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया, ठीक, और तभी से इन्होंने बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ की, ठीक है, बस्तर की रथ यात्रा प्रारंभ की, जिसे बस्तर में गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है, जो हर कुंवार माह में मनाया जाता है, यह गोंचा पर्व। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कला एवं संस्कृति से ये प्रश्न एक आ गया, इतिहास से संबंधित है गोंचा पर्व, जिसको आपको ध्यान में रखना है, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद कर लीजिए इतना। गोंचा पर्व कुंवार माह में, क्यों? बस्तर की रथ यात्रा से संबंधित है ये, और बस्तर की रथ यात्रा की शुरुआत पुरुषोत्तम देव के समय हुई थी, या पुरुषोत्तम देव ने की थी, काकतीय वंश के राजा। इतनी बातें क्लियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम देव, ठीक। एक अन्नम देव के तौर पे हमने देख लिया महत्वपूर्ण राजा, और दूसरे महत्वपूर्ण राजा पुरुषोत्तम देव, ध्यान में रखना है आपको इतनी बातें। चलिए अब हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे 7वें राजा में, क्योंकि 5वें 6वें राजा के संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, सूची मैंने ऑलरेडी दे रखी है, इस कारण मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। तो 7वें राजा है प्रताप राज देव, 1602 से 1625, क्योंकि इसके बाद जो आएगा समय 1602 तक, उसके बीच 2 राजा शासन करेंगे। 7वें राजा प्रताप राजदेव 1602 से 1625 ईस्वी शासन करेंगे। अब इनके संबंध में एक विशेष बात याद रखना है भारत के इतिहास के संबंध में, वो ये है, जो गोलकुंडा के शासक थे जिनका नाम था कुली कुतुब शाह, बहमनी वंश के, ठीक है, बहमनी वंश के कुली कुतुब शाह द्वारा बस्तर में आक्रमण किया गया, और फिर बस्तर में आक्रमण तो कर दिया गया कुली कुतुब शाह के द्वारा, लेकिन यही कुली कुतुब शाह बहमनी वंश के जो थे वो पराजित हो गए प्रताप राजदेव से, या बस्तर की सेना कह सकते हैं, ठीक है, बस्तर की सेना से पराजित हो गए। कौन? कुली कुतुब शाह, ठीक, और प्रताप राजदेव विजयी हो गए, या कहना चाहिए बस्तर की सेना विजयी हो गई, ठीक है। और दूसरी बार फिर आक्रमण हुआ, क्या किया? जब ये जीत नहीं पाया, कौन? कुली कुतुब शाह जीत नहीं पाया, तो इसने दूसरे साम्राज्य के शासकों को भड़काना चालू कर दिया प्रताप राजदेव के विरुद्ध। तो इसने क्या किया? कुली कुतुब शाह ने अहमदनगर के मलिक अंबर को भड़काया, ठीक है, प्रताप राजदेव के विरुद्ध। और फिर क्या किया? अहमदनगर के जो मलिक अंबर थे, शासक थे मलिक अंबर, वो जयपुर के शासक की सहायता लेकर, जयपुर मतलब उड़ीसा,
ठीक है। ये जयपुर राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो जयपुर है बस्तर वाले क्षेत्र से लगा हुआ नगर था उड़ीसा में, ठीक। तो अहमदनगर के मलिक अंबर ने जयपुर के शासक की सहायता से जो बस्तर से लगा हुआ भाग है, मतलब उड़ीसा बस्तर वाला जो भाग है, जो उड़ीसा से लगा हुआ है कुछ भाग, वहाँ पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जब अहमदनगर के मलिक अंबर और जयपुर के शासक ने मिलकर आक्रमण किया तो प्रताप राजदेव हार गए और बस्तर के कुछ क्षेत्र में जो उड़ीसा से लगा हुआ है उन पर कब्जा हो गया। इतनी बातें ध्यान में रखना है प्रताप राजदेव के संबंध में। आगे बढ़े, चलिए 7वें से डायरेक्ट अब हम जंप कर जाएंगे 10वें राजा में, जिनका नाम था वीर सिंह देव, 1654 से 1680, ठीक है। बीच में 8वें और 9वें राजा की सूची आपको मैंने दे दी है, देख लीजिएगा। उनके संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, इसका हम नहीं देख रहे हैं। वीर सिंह देव का शासन समय है 1654 से 1680 के बीच। अब इनके संबंध में एक ही बात आपको ध्यान में रखनी कि इन्होंने राजपुर, क्या राजपुर का दुर्ग बनवाया था, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, कहीं कुछ प्रश्न अगर आ जाए कि राजपुर का दुर्ग किसने बनवाया था तो नाम जो है ध्यान में आना चाहिए, ठीक। अगले राजा 11वें राजा के तौर पे आपको ध्यान में रखना है, सीक्वेंस वाइज चल रहे, देखिएगा। कुल मैंने 1 से 25 राजाओं की सूची आपको दे रखी थी, तो सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। 1 2 3 4 यहाँ तक कंटिन्यू था, फिर डायरेक्ट मैं 7वें राजा पे पहुँच गया, तो सीक्वेंस चल रहा हूँ मैं, इस कारण नंबरिंग ऐसे हुई है। कल के दिन में ये कन्फ्यूजन ना हो कि 1 2 3 4 लिखा, 5वें राजा को प्रताप राजदेव लिख लिया और वो 5वें राजा थे ही नहीं, 5वें राजा तो कोई और थे। तो सीक्वेंस वाइज तो याद करना था, पहले बताया था सूची के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी कारण नंबरिंग इस तरीके से कर रहा हूँ कि जिस नंबर पे जो राजा आ रहे हैं वही नंबरिंग मैंने की है। 11वें नंबर पे दिक्पाल देव आते हैं, 1680 से 1709 तक इनका शासन था। इनके संबंध में एक बात याद रखिए कि 1703 में इन्होंने राजधानी अब परिवर्तित कर दी। राजधानी कहाँ कर दी? चक्रकोट से बस्तर, चक्रकोट से बस्तर। अब एक चीज़ देखिए, इसके पहले जब हमने राजधानी परिवर्तन देखा था वो पुरुषोत्तम देव के समय देखा था, जो मंदोता से परिवर्तित होकर हो गई थी बस्तर। फिर बस्तर से जो राजधानी है वो चक्रकोट कब हुई, या चक्रकोट को ही उस समय बस्तर कहा जा रहा है, ये थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। तो बस्तर से चक्रकोट कब गई? अब देखिए चक्रकोट जो है वो बस्तर के अंतर्गत ही आने वाला क्षेत्र है, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर बस्तर देखने को मिलता है बुक्स में, और यहाँ पर फिर लिखा है कि चक्रकोट से बस्तर हो गया फिर से, है ना। तो अलग अलग है, देखिए यहाँ पर, ठीक। चक्रकोट और बस्तर अलग अलग है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मंदोता से बस्तर हुआ तो बस्तर से फिर से चक्रकोट कब हुआ ये हमको पता नहीं चल पाता है। लेकिन डायरेक्ट हमको याद रखना है दिक्पाल देव के समय में 1703 में राजधानी चक्रकोट से इन्होंने बस्तर कर दी, ठीक है, बस्तर कर दी। तो पुरुषोत्तम देव और दिक्पाल देव दोनों को ध्यान में रखना है कि इस समय राजधानी बस्तर थी। एकदम क्लियर है, ठीक है। दोनों के समय राजधानी क्या थी? बस्तर। यहाँ पर मंदोता से बस्तर हुई और बीच में कभी फिर चक्रकोट बन गई होगी राजधानी काकतियों की, फिर क्या हुआ तो चक्रकोट से बस्तर बन गई। तो पुरुषोत्तम देव और दिक्पाल देव दोनों के समय राजधानी बस्तर, एक मंदोता से परिवर्तित होकर और एक चक्रकोट से परिवर्तित होकर। क्लियर है डाउट? अगले राजा 12वें राजा राजपाल देव, ठीक है, राजपाल देव। अब यहां से क्या है, थोड़ा सा दिक्कत वाली स्थिति चालू होगी, कैसे देखना। शासन समय 1709 से 1721। इनका कहीं कहीं पर नाम रक्षपाल देव भी मिलता है, रक्षपाल देव, ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस में जमाने अगर दे दे तो ये नाम नहीं देगा तो ये नाम ज़रूर देगा, रक्षपाल देव। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये राजा हमने नहीं पढ़ा था, इस कारण मैंने ऑल्टरनेट नाम भी बता दिया है जो मिलता है हमको। तो रक्षपाल देव या राजपाल देव, ठीक है। उपाधि थी इनकी प्रण प्रताप चक्रवर्ती, ठीक है। जो रायपुर में जो महंत घासीदास संग्रहालय है उसमें एक साक्ष्य है जिसमें राजपाल देव के द्वारा प्रण प्रताप चक्रवर्ती उपाधि धारण की गई थी, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? आज भी वो रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में है, ठीक है। इसका साक्ष्य कि इन्होंने प्रण प्रताप चक्रवर्ती उपाधि धारण की थी। और ये मणिकेश्वरी देवी के भक्त थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो मणिकेश्वरी देवी है वही दंतेश्वरी देवी हैं, ठीक है। जैसे कि पहले भी हमने जब देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब हम नागवंश पढ़ रहे थे उसमें माणिक देवी पढ़ा था, ठीक है। वो माणिक देवी को हमने समीकृत किया था किससे? दंतेश्वरी देवी से। तो यहीं पर वो मणिकेश्वरी देवी जो है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मणिकेश्वरी देवी है यही दंतेश्वरी देवी है, ठीक है।
तो ये राजपाल देव मणिकेश्वरी देवी के भक्त थे। अब देखिए, राजपाल देव की दो पत्नियां, नाम याद रखिएगा, राजपाल देव की दो पत्नियां, एक का नाम था बघेलिन और दूसरे का नाम था चंदेलिन। स्टोरी सुनते जाइए। राजपाल देव की दो पत्नियां, एक का नाम बघेलिन और एक का नाम चंदेलिन। बघेलिन का कोई रोल नहीं यहाँ पर, देखिए क्यों। बघेलिन का पुत्र था दखिन सिंह, बघेलिन का पुत्र था दखिन सिंह, कोई रोल नहीं, राजा के तौर पर उनका नाम नहीं मिलता है, नहीं उन्होंने शासन किया, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो बघेलिन और उसके पुत्र का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रोल किसका होने वाला है? दूसरी पत्नी का, जिसका नाम था चंदेलिन। और चंदेलिन के एक भाई थे, कौन? चंदेल मामा। चंदेलिन याद है, चंदेलिन, तो वहीं से चंदेल मामा। अब ये चंदेल को मामा क्यों कह रहे हैं मैं बताऊंगा। देखिए, चंदेलिन के दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम है दलपत देव और एक पुत्र का नाम है प्रताप सिंह। चंदेलिन के दो पुत्र फिर से, ठीक है, मतलब शुरू में क्या देखा था? दो पत्नी देखा था, एक बघेलिन चंदेलिन। चंदेलिन के दो पुत्र, बघेलिन के एक पुत्र, वो हट गया दखिन सिंह, और कोई रोल नहीं। राजा के तौर पर आपको ध्यान रखना है चंदेलिन के पुत्र को, जिनका नाम था दलपत देव। ठीक है, ये दलपत देव चंदेलिन के पुत्र हैं। एक और पुत्र थे चंदेलिन के, जिनका नाम था प्रताप सिंह। हुआ क्या, जब ये शासन संभालने की स्थिति में नहीं थे, कौन? राजपाल देव। और ये जो दलपत देव थे उस समय काफ़ी मतलब यंग थे, यंग एज में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे थे, शासन संभालने के योग्य नहीं थे दलपत देव। तो इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर जो चंदेलिन के भाई थे, जिनका नाम था चंदेल, उन्होंने शासन को हड़प लिया। ठीक है, काकती शासन को हड़प लिया, काकती गद्दी पर बैठ गए, जबकि ये काकती वंश के थे ही नहीं। तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है काकती वंश में, जिसमें एक जो राजा था जिसका नाम था चंदेल मामा, उसने 10 साल शासन किया काकती नहीं होते हुए भी। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, चंदेल मामा। अब मामा क्यों कह रहे हैं भाई? अब ऑब्वियसली चंदेलिन के पुत्र दलपत देव, दलपत देव और चंदेल जो है, क्या रिलेशन हुआ इनका? मामा भतीजे का, तो इस कारण चंदेल को चंदेल मामा कह रहे हैं। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है। 10 साल शासन किया, 1721 से 1731 राजपाल देव के बाद। ठीक, फिर हुआ क्या? सहते तक सहा, कौन? दलपत देव। देखता रहा बचपन से, 10 साल सहा कि कोई और शासन कर रहा है उस वंश का ना होते हुए भी। इसका हुआ धीरे धीरे दिमाग खराब। अब फिर दलपत देव ने क्या किया? राखी का नेग लेकर, मतलब अपनी बहन के लिए, मतलब चंदेली बहन थी, तो अपनी बहन की तरफ से, चंदेल मामा की बहन की तरफ से, मतलब अपनी माँ के तरफ से जा रहा है ये, बहन का नेग लेकर चंदेल मामा के पास राखी में। और जब राखी का नेग लेकर पहुंचेगा चंदेल मामा के पास, कौन? दलपत देव, तो वहां पर जाके इसी के दरबार में इसकी हत्या कर देगा। दलपत देव इस चंदेल मामा की हत्या कर देगा राखी के नेग के बहाने। अपनी माँ के तरफ से गया था राखी का नेग देने के लिए, क्योंकि चंदेली ने अपने भाई के लिए भेजा था नेग। बात समझ में आई इतनी स्टोरी? ठीक, अब इसका वध कर दिया, चंदेल मामा हो गया समाप्त। आ गया गद्दी पे कौन? चंदेलिन का पुत्र, या कह सकते हैं राजपाल देव का पुत्र दलपत देव। ठीक, शासन 1731 से 1774, 1731 से 1774। ठीक है, अब देखिए इस समय के दौरान, अब देखिए एक हम देखते हैं 1741 ईस्वी, जब रतनपुर में कलचुरियों का शासन था, उस समय पहले ही, मतलब बस्तर के पहले दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में मराठा आक्रमण हो चुका था। ठीक है, 1741 में। लेकिन अभी भी इस समय आने तक भी, मतलब 1770 तक बस्तर में मराठों का आक्रमण नहीं हुआ था। तो देखिए अब क्या होगा, 1741 में दक्षिण कोसल में, मतलब बस्तर वाला क्षेत्र को छोड़कर जहां पर कलचुरी शासन कर रहे थे, वहां पर मराठों का आक्रमण 1741 में ही हो चुका था। लेकिन बस्तर में हुआ 1770 में पहली बार मराठा आक्रमण। ठीक है, 1770 ईस्वी में, 1770 में भोसला सेनापति नीलू पंत या नीलू पंडित ने बस्तर में पहली बार आक्रमण किया। मतलब मराठों का पहला आक्रमण हुआ, भोसला सेनापति था ये नीलू पंत, बस्तर में आक्रमण किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं मराठों का पहला आक्रमण बस्तर में 1770 ईस्वी में हुआ। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन आक्रमण तो कर दिया इसने, लेकिन दलपत देव और आदिवासियों की मिलीजुली सेना ने
इस नीलू पंथ को पराजित कर दिया। आक्रमण तो किया लेकिन पराजित हो गए मराठा। तो देखिए कितने शक्तिशाली हैं अभी दलपत देव, आदिवासियों के साथ मिलकर सीएम बनाकर लड़ रहे हैं ये। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये दो बातें महत्वपूर्ण, एक 1770 वाली और एक नीलू पंथ वाली। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही नीलू पंथ को तो हरा दिया, मराठा आक्रमण असफल हो गया, लेकिन फिर भी एक डर बैठ गया मन में कि भैया मराठा है, ठीक है, बहुत बड़ी बोलना चाहिए सक्षम रखते हैं ये आक्रमण करके फिर से, तो फिर से आक्रमण हो जाएगा। इस डर से दलपत देव ने राजधानी बस्तर से जगदलपुर परिवर्तित कर दी। ठीक है, मराठा आक्रमण से भयभीत होकर कि फिर से आक्रमण ना हो जाए, अब कुछ परिस्थिति रही होगी, कुछ सामरिक परिस्थिति रही होगी, इस कारण इन्होंने राजधानी बस्तर से परिवर्तित कर कर जगदलपुर में ले आई। तो अब नई राजधानी क्या बन गई भाई, जगदलपुर। ठीक है, तो पहली राजधानी ये, पहली बार परिवर्तन पुरुषोत्तम देव के समय, याद करते चलिए। दूसरी बार राजधानी परिवर्तन दिक्पाल देव के समय। तीसरी बार राजधानी परिवर्तन इस वीडियो से दलपत देव के समय, जगदलपुर। ठीक है, तो अभी तक कितनी राजधानी देखने को मिल रही है, एक मंदोता। परिवर्तन हमने 3 बार देखा, लेकिन राजधानी कितनी, मंदोता, बस्तर, चक्रकोट और फिर जगदलपुर, 4 राजधानी हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या अभी तक? अब इस समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई और ये है कि बंजारे छत्तीसगढ़ में आए मराठों के कहने पर व्यापार करने के लिए। किसके द्वारा? वस्तु विनिमय के द्वारा, मतलब सामान के बदले सामान। ठीक है, तो मराठों के कहने पर बंजारे बस्तर में आए व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय के द्वारा और व्यापार शुरू कर दिया। और आदिवासियों को उस समय, बस्तर के जो आदिवासी थे उस समय, उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, इवन नमक और गुड़ का भी ज्ञान नहीं था। तो इन बंजारों ने क्या किया, इन बंजारों ने आदिवासियों को नमक और गुड़ के प्रति रुचि पैदा करवाई। ठीक, और फिर इन सब चीज़ों की आदिवासियों को आदत लग गई। और फिर जब आदत लग गई और इनको पता चल गया बंजारों को और मराठों को, इसी बात का मराठा और बंजारे फ़ायदा उठाने लगे आदिवासियों की कि भैया इनको अब तो सामान ज़रूरी है, अब क्यों ना सामान के बदले इनसे ज़्यादा मेहनत करवाया जाए। ठीक है, जो भी स्वार्थ की चीज़ें हैं वो ज़्यादा ली जाए, ज़्यादा शोषण किया जाए। तो इस तरीके से रुचि बढ़ने के बाद या वस्तु विनिमय व्यापार शुरू होने के बाद जब रुचि बढ़ गई आदिवासियों की, तो व्यापार के बहाने शोषण होने लगा आदिवासियों का, बस्तर के आदिवासियों का, बंजारों द्वारा। ठीक है, और बंजारे किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? मराठों के। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है? तो ये एक और बात आप ध्यान में रखेंगे। और इस बात का वर्णन जो है ना, एक कैप्टन थे, एक बोल सकते हैं अंग्रेज यात्री थे, J.T. ब्लंट, कैप्टन J.T. ब्लंट ने अप्रैल 1795 ईस्वी की अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, इस बात का जो वर्णन है ना कि बंजारे आके यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उस बात का वर्णन कैप्टन J.T. ब्लंट ने अप्रैल 1795 के अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है दलपत देव के संबंध में। ठीक है, अब 15वें राजा अजमेर सिंह। अब देखिए अजमेर सिंह कौन है? अब दलपत देव के 2 पुत्र होंगे, दलपत देव के 2 पुत्र होंगे। एक पुत्र का नाम अजमेर सिंह और दूसरे पुत्र का नाम दरियाव देव। दोनों राजा होंगे, देखिएगा, एक तो दिख ही रहे हैं 15वें अजमेर सिंह, और अजमेर सिंह के बाद आ जाएंगे कौन? दरियाव देव। देखिएगा, अब यहाँ से क्या आएगा कि फूट डलनी चालू हो जाएगी, मतलब अपना ही लूटेगा, मतलब काकतीय वंश का ही जो राजा होगा दरियाव देव, जो दलपत देव का पुत्र है, वही काकतियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा। कैसे? देखते जाइएगा। दलपत देव का पहला पुत्र अजमेर सिंह गद्दी पे आया 1774 पे, जस्ट दलपत देव के बाद 1777 तक, मतलब 3 साल ही इन्होंने शासन किया। क्यों? देखिएगा, इनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन इसके जो सौतेले भाई थे, अब देखिएगा ये जो 2 पुत्र थे ना, ये सौतेले भाई थे, सगे भाई नहीं थे। कौन? अजमेर सिंह और दरियाव देव। तो इसका जो सौतेला भाई था, अजमेर सिंह का जो सौतेला भाई था, उसकी नीयत सही नहीं थी। ठीक, देखिएगा क्यों, बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इसके संबंध में बात देख लीजिए। अजमेर सिंह के संबंध में 3 साल ही शासन कर पाए, और इन्हें, अजमेर सिंह को, छत्तीसगढ़ में क्रांति का पहला मसीहा कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
छत्तीसगढ़ में क्रांति का पहला मसीहा, नाम याद आना चाहिए, अजमेर सिंह। याद करते चलिए, ठीक है, याद करते चलिए, क्योंकि 1774 से 1777 ईस्वी में हल्बा विद्रोह हुआ। क्या हुआ? हल्बा विद्रोह हुआ। और एक तरीके से हल्बा विद्रोह को सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नरसंहार। बहुत लोगों की मृत्यु की गई इस समय। ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, ये सारे जितने भी विद्रोह है ना, ये पूरा डिटेल में हम अलग से देखेंगे। फिलहाल आप राजा के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है उस पर फोकस कीजिए। तो हल्बा विद्रोह किस राजा के समय हुआ? तो आएगा अजमेर सिंह। समय में भी मैंने आपको बता दिया 1774 से 1777 के बीच में हल्बा विद्रोह, ठीक है, जिसे सबसे बड़ा नरसंहार भी कहा जाता है, ठीक। और जस्ट इसके बाद, मतलब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई अजमेर सिंह की, मराठों के अधीन बस्तर वाला क्षेत्र आ गया। मतलब अब बस्तर पे मराठों का अधिग्रहण हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो सौतेले भाई थे, ना, कौन? दरियाब देव, उन्होंने इनके ही विरुद्ध षड्यंत्र रचा। किसके साथ मिलकर? मराठों के साथ, अंग्रेजों के साथ और उड़ीसा के जयपुर वाले क्षेत्र के शासक विक्रम देव के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा इसके विरुद्ध। क्योंकि देखिए, सबसे पहले लड़ने आया था बिना किसी की सहायता से, कौन? दरियाब देव अजमेर सिंह से। तो अजमेर सिंह जीत गया और दरियाब देव हार गया। लेकिन दूसरी बार उन्होंने षड्यंत्र रचा, दरियाब देव ने षड्यंत्र रचा, और दरियाब देव अंग्रेजों के साथ मिलकर, मराठों के साथ मिलकर और जयपुर के शासक विक्रम देव के साथ मिलकर इनके विरुद्ध युद्ध लड़ा और फिर ये पराजित हो गए, ठीक है। और फिर यहीं से क्या हो गया कि भैया चलो आप मुझे मदद करो लड़ने में, मुझे जिता दो, गद्दी पर तो मैं बैठूंगा लेकिन तुम्हारे अधीन रहूंगा। कौन कह रहा है? दरियाब देव। किसको कह रहा है? मराठों को, अंग्रेजों को, ठीक है। तो एक तरीके से संधि उन्होंने कर ली और बस्तर वाले क्षेत्र में मराठों का अधिग्रहण हो गया। किसके षड्यंत्र से? इनके सौतेले भाई अजमेर सिंह के सौतेले भाई दरियाब देव के मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही कहना चाहिए सपोर्ट किया विद्रोह को, हल्बा विद्रोह को, ठीक है। तो इसी कारण इन्होंने क्रांति का पहला मसीहा कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे नियत के थे, साहसी थे, एक बार जीते भी, लेकिन षड्यंत्र का शिकार हो गए। कौन? अजमेर सिंह। क्लियर है? तो आज हमको बस यहीं तक देखना है। आगे हम बात करेंगे 16वें राजा जो षड्यंत्र के तौर पे गद्दी पर बैठे थे, जिसका नाम है दरियाब देव। वहाँ से शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।